हरियाणा के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और तीसरी बार हिसार से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, इस बार आपको तीसरी बार तो मैं निवर्तमान नहीं हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल वर्तमान है। वर्तमान हूँ। अच्छा सर, आपको तीसरी बार चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है और इस बार कहा जा रहा है कि 2 बार सत्ता में चुकी रही बीजेपी तो सत्ता विरोधी लहर भी झेल रही है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और जो ये बात कहना कि आपका मतलब एंटी इनकम्बेंसी से, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हमारे जो विश्व मान्यता प्राप्त नेता नरेंद्र मोदी जी भी, वो भी 60 साल में उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है। तो ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत बहुत दफ़ा जीतते हैं और हम भी जीतते हैं। हमारे रामविलास जी शर्मा हैं, वो 6 दफ़ा विधायक बने। हमारे अनिल विज जी हैं, वो भी 6 दफ़ा विधायक बने। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अनेक प्रकार से एमपी भी बनते हैं। लेकिन फिर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, पार्टी नेतृत्व है, कभी भी कोई डिसीजन लेगी तो वो पार्टी नेतृत्व ने तो कुछ सोच के सर लिया होगा ना कि एंटी इनकम्बेंसी से कैसे क्या सोचा, उस सोच को मैं तो व्यक्त नहीं कर सकता ना जी भाई साहब। पार्टी ने जो सोचा, पार्टी का अपना एक व्यू है। पार्टी में सब सीनियर लोग हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, वो सारा हिसाब किताब लगाकर ही वो तय करते हैं कि कौन सा नटवोट कहाँ फिट होगा। आपको लगता है ये सही फैसला था? पार्टी जो भी फैसला करती है उसको मैं सही मानता हूँ। अच्छा, एक सवाल है सर कि आपका नामांकन कल है, लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि नामांकन से पहले ही पोस्टर के ऊपर में विवाद आ गया। आपने ऐसे 2 लोगों के पोस्टर छापे हैं जैसे सावित्री जिंदल हैं, जिन्होंने कह दिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद आपने उनकी तस्वीर छाप रखी है। पूर्व मेयर गौतम जी की तस्वीर आपने छाप रखी है, वो आपका खुला विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी की संस्कृति है। जो व्यक्ति, अब जैसे एक मिनट, नहीं, आप प्रश्न करने के बाद मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं रवीश जी। जो हमारी पार्टी में मैंने जिन भी लोगों के पोस्टर लगाए, वो एक प्रोटोकॉल में लगे। मान लो कोई प्रदेश का प्रभारी है, कोई राष्ट्रीय प्रभारी है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व मेयर है, उनके। और ये जो आप 2 लोगों का जो आप जिक्र कर रहे हो, वो अभी पार्टी के विधिवत मेंबर्स हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। तो जो पार्टी में है, अगर हम ना लगाते तो फिर आप कहते कि आपने तो आपकी पार्टी में थे, वो तो अभी निकले भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आपने तो उनको पहले ही गायब कर दिया। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो पार्टी में हैं, हमारे वो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारे वो ऑनरेबल पदाधिकारी हैं, हमारे वो ऑनरेबल नेता हैं, लेकिन जब तक वो रहेंगे, और मैं समझता हूं कि रहेंगे ही। लेकिन सर, हिसार की एक मशहूर औद्योगिक और सियासी परिवार है जिंदल परिवार। सावित्री जिंदल जी इस बार लड़ने के लिए भी काफी उन्होंने अपनी लोगों से मुलाकात की थी और उनका टिकट काट दिया गया। फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली बात आपकी है? नहीं, मुझे कुछ लोगों से पता लगा है। मैं पूजनीय माता जी के पास गया था, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। विजयी होगा आशीर्वाद नहीं दिया होगा? नहीं, शुभकामनाओं का क्या मतलब होता है? शुभकामनाओं का मतलब, लेकिन विजय नहीं, विजय आप मुझे बताइए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, व्हाट डज इट मीन? वो तो एक व्यवहारिकता में भी कई बार आदमी नहीं, जो आदमी बोलता है उसका मतलब होता है। और मैं समझता हूं कि शुभकामनाओं में तो सभी चीजें आ गई। आपके लिए शुभ हो, मैं आपके लिए शुभकामनाएं करती हूं। और मैंने उनको कहा कि माता जी, आदरणीय बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी का सपना मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा शुभकामनाएं आपको। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कोई विचार कुछ भी कोई कहे, लेकिन हम जब तक टेबल पर कोई बात नहीं आती, कोई कागजों में बात नहीं आती, वो दोनों, दूसरे का भी नाम आप ले दीजिए, गौतम जी, दोनों हमारी पार्टी के माननीय सदस्य हैं और अभी तक भी हैं मेरी जानकारी में। निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं सावित्री जिंदल? नहीं, हाइपोथेटिकल बात है, ये नहीं लड़ेंगे। हाइपोथेटिकल कैसे? जब नहीं, हजार लोगों के सामने नहीं, बोला है कि आपका व्यू है, ये मेरा व्यू है। वीडियो है सर। भारतीय जनता पार्टी में
ऐसी परंपरा और ऐसी संस्कृति यूजुअली नहीं होती अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा है नहीं, कहने से कोई बात बनती नहीं है ना जी। कुछ तो थोड़ा जब बहुत नामांकन भर देंगी तब आपको भरोसा होगा नहीं, तब की तब देखेंगे, फिर वो आपने हाइपोथेटिकल बात करी। मुझे लगता है कि नहीं भरेंगी नामांकन, वो हमारी सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को निभाएंगी। अच्छा, तो माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा पूरा? मिला, मैं गया था, मुझे मिला है। अच्छा सर, विरोधी, एक आखिरी अब सवाल है, विरोधी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। मंत्री बनने के बाद में आपकी लोगों से दूरियां हो गई हैं। अभी मैं सर खुद हिसार से आ रहा था, सड़कें आगे की टूटी पड़ी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। पहली बात, अवेलेबल नहीं, सरासर गलत। ये आरोप कोई नहीं लगाता। कुछ लोग ये तो आरोप लगाते हैं कि स्पष्ट वक्ता है, ये तो कहते हैं, साफ मना कर देता है। तो जो काम नहीं होने का होता तो वो हम कर ही देते हैं मना। ये आरोप तो है, लेकिन ये तो मैं आपसे ही पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो जिस दिन हिसार में होता हूँ 11 बजे मेरे घर में नीचे बेसमेंट में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ बैठता हूँ और वहाँ पर सब लोग आते हैं, सबकी बात सुनता हूँ। इनफैक्ट इट इज़ ए प्रूफ कि जब लोग ये कहते हैं कि तीखा है, इसका मतलब अवेलेबल तो हूँ, ये कहकर कि वो तीखा है, अवेलेबिलिटी तो मेरी प्रूव हो गई ना। तीखा कहने में? हाँ। अच्छा, तीखा है कहने से इसका अवेलेबिलिटी से सर क्या? नहीं, वो आप बात होती है, बात होती में अगर वो बात से कोई वो कहता है कि जी नहीं आपने तो ऐसी बात की, तो इसका ये तो प्रूफ हो गया ना कि मैं अवेलेबल था। अच्छा, मतलब आप मिलते बेस्ट थिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज नॉट टू डू एनीथिंग। अब और जो लोग हैं वो तो 5-5 साल दिखते ही नहीं हैं, उनका क्या सह सवारी गिरते हैं, सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। तो सर हिसार के डेवलपमेंट के लिए कितनी चौराहे बने हुए हैं बस आगे उधर आप देखो ना, कितनी देर हुई आपको आए। मैं आपको ले चलता हूं, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। देश आजाद हुआ 1947 में, हरियाणा बना 1966 में। पिछली गवर्नमेंट ने हिसार की कनेक्टिविटी के लिए क्या किया? किसी भी शहर की, इंस्टीट्यूशन की, घर की और संस्थान की तरक्की जब होती है जब उसकी कनेक्टिविटी हो। ना तो हिसार सड़कों से कनेक्टेड था, ना रेल से कनेक्टेड था, ना एयर से कनेक्टेड था। हमने 10 साल में, हाँ बन गया, हमने नहीं चालू हो गया, हमने उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। 6 साल पहले चालू हो गया था, 6 साल पहले उसको लाइसेंस एयरपोर्ट माना गया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हमने उड़ानें शुरू की। कुछ समय के बाद वो बंद हुई। वो बंद भी इसलिए हुई कि पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो विजन था, जो नियम था, वो ये था कि विजिबिलिटी 1500 मीटर की होनी चाहिए। तो फ्लाइट उड़ी, वो सुबह देहरादून जाती थी, आती थी, फिर धर्मशाला जाती थी, फिर आती थी, फिर चंडीगढ़ जाती थी, फिर आती थी। 1500 मीटर की विजिबिलिटी। लेकिन उन्होंने उड़ान में नियम चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते और जो विजिबिलिटी है वो 5000 मीटर की होनी चाहिए। अब वो 5000 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो केवल कहाँ से ला पाएंगे सर, वो तो कुदरत का, हाँ है ना, इसलिए वो फ्लाइट बंद हुई। लेकिन हमने 50 साल में जो काम नहीं हुआ, 200 एकड़ में लैंड थी उस पट्टी की, हमने आज उसमें 7200 एकड़ कर दिया। और 7200 एकड़ कर दिया तो ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना। दिल्ली का हवाई अड्डा भी 5100 एकड़ में है, हमारा हवाई अड्डा 7200 एकड़ में है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। उस 7200 एकड़ का हवाई अड्डे में सर चलेगी अभी है अभी आप मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। पहला फेज तो हमने पहले कर दिया पूरा, दूसरा फेज हमने 20 तारीख को पूरा कर दिया। 19 तारीख को हमने C4 एक लेवल होता है हवाई अड्डे के लाइसेंस लेने के लिए, जिसमें बड़ा जहाज लैंड कर सकता है। हमने 10,000 रनवे का मतलब रनवे बनाया। हमने पैसेंजर टर्मिनल जो है वो 40 पैसेंजर का था, उसको 150 का करा। हमने ATC बिजली के जो 33 kVA का, और ये सब 16 किलोमीटर की तो दीवार बनी है भाई साहब इसमें, 16 किलोमीटर की। और हमने जो लाइसेंस अप्लाई किया 19 जून को, अभी हमें ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद विद इन 10 to 15 डेज हमें वो लाइसेंस मिल जाएगा। दैट इज ऑलमोस्ट रेडी। और द मोमेंट वी गेट द लाइसेंस्ड एयरपोर्ट, हम यहाँ से पहली फ्लाइट भगवान श्री राम के नाम अयोध्या की चलाएंगे।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हिसार से रोहित विश्वकर्मा और संयम जैन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।